दूसरा हेडिंग लगाओ, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव का ही बढ़ा हुआ रूप है वो वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की मात्रा या ग्रीन हाउस में जो गैसें हैं उनकी मात्रा अगर बढ़ जाएगी, जो ग्रीन हाउस में अपन ने गैसें छोड़ी अगर उनकी मात्रा बढ़ जाएगी तो पृथ्वी से निकलने वाली पार्थिव किरणें और ज्यादा समय तक रुक जाएगी। अगर और ज्यादा समय तक रुक जाएगी तो पृथ्वी का औसत तापमान जो है उससे ज्यादा और बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा तापमान बढ़ता जाएगा उतना हरित गृह प्रभाव ये बताएंगे। बातें हो गई, बाकी है? क्या बता रहे हो इनको? हाँ, कुछ बता रहे हो? बता तो मैं रहा हूं, थोड़ा इधर देख लेते तो ठीक रहता। देखो, इसके लिए अपन एक लाइन खींचते हैं औद्योगिकीकरण की। यहां पर अपन एक शब्द लिखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण से पहले और औद्योगिकीकरण के बाद में, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग कब से शुरू हुई? तो कोई एक लाइन होनी चाहिए ना जहां से हम इसको डिसाइड कर सके हैं कि तब से तापमान बढ़ने लग गया। तो ग्लोबल वार्मिंग औद्योगिकीकरण से पहले जो पृथ्वी का औसत तापमान था वो 14.5 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक था। किससे पहले? औद्योगिकीकरण से पहले इस पृथ्वी का तापमान 14.5 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज टेम्परेचर था। तब तक पृथ्वी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई ग्लोबल वार्मिंग जैसी चर्चा नहीं थी। जैसे ही औद्योगिकीकरण शुरू होता है, हम यहां से विभिन्न प्रकार की गैसों को रिलीज करते जा रहे हैं। तो यहां पर जो वायुमंडल के अंदर परत है ये क्या होती जा रही है? और अधिक मोटी होती जा रही है, मजबूत हो जा रही है। खूब सारी गैसें इसमें हम तो ठूसते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। जितनी अधिक मात्रा में हम यहां पर गैसें भरेंगे उतनी ही अधिक मात्रा में जो पृथ्वी से निकलने वाली पार्थिव किरणें हैं इनको क्या कर लेगी? ये रोक लेगी, बिल्कुल नहीं जाने देगी। अभी तो क्या होता है, जैसे सुबह के 4 से 5 बजे के बीच में मौसम ठंडा रहता है। अगर यहां से हमने इसको गैसों की मात्रा इतनी अधिक बढ़ा दी कि ये पार्थिव किरणें ऊपर जा ही नहीं पा रही है, पूरी यहीं रुकी रह रही है, 4-5 बजे भी यहीं रह रही है, तो जो पृथ्वी का तापमान सुबह के समय 4 से 5 बजे के बीच में कम हो रहा है, ये भी कम नहीं होगा, ये भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अगर तापमान में निरंतर वृद्धि होती गई, निरंतर वृद्धि होती गई, तब पृथ्वी पर ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ जाएगा। और ये घटना हो रही है औद्योगिकीकरण के बाद में। पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ऐसा नहीं अपन सोचते ना 1 डिग्री बढ़ा तो क्या फर्क पड़ता है। यहां पर 1 डिग्री के अंदर कई क्षेत्रों की जलवायु चेंज हो जाती है, कई मौसमी घटनाएं बदल जाती है, और इसके अंदर पृथ्वी का पूरा सिनेरियो चेंज होने लगता है। वर्तमान में लगभग 0.5 से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पृथ्वी का औद्योगिकीकरण से पहले वाले भाग से अधिक बढ़ चुका है। लाइन कुछ समझ में आ रही है? पहले 14.5 से 15 था, औद्योगिकीकरण शुरू हुआ, हमने यहां से गैसें छोड़ी, पृथ्वी के ऊपर वाला भाग में जो ग्रीन हाउस प्रभाव था वो और ज्यादा प्रभावी हो गया, और प्रभावी होने के कारण पृथ्वी का जो औसत तापमान पहले 14.5 से 15 था, अब वो 15.5 से 16 के करीब पहुंच गया। और पृथ्वी के तापमान में हुई ये अचानक वृद्धि ही क्या कहलाती है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अब इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन कौन से दुष्प्रभाव हो रहे हैं, या हमने इसमें और कौन सी गैसें ऐड कर दी? देखो, ग्रीन हाउस के अंदर अपन ने पहले 6-7 गैसों के नाम लिखे, कुछ हमने और इसमें जहरीली गैसें छोड़ दी है, कुछ और इसमें गैसें और ऐड कर दी, वो तो है ही। इसके अलावा भी हमने इसमें जैसे N2O छोड़ दी, NF3 छोड़ दी, ऐसी गैसों की मात्रा और बढ़ गई, और ये इस वाले भाग के अंदर और घातक छत बनाती है। और ये क्या करती है? पृथ्वी से निकलने वाली पार्थिव किरणें हैं उनको पूरे वायुमंडल ऊपर जाने से पूरी तरह से रोक लेती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान औद्योगिकीकरण के बाद में 0.5 से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। इस घटना को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। लिख लो पहले इन 2 लाइनों को। लिखो,
ग्लोबल वार्मिंग, इसमें फर्स्ट लाइन लिखो, पृथ्वी के औसत तापमान में, पृथ्वी के औसत तापमान में पृथ्वी के औसत तापमान में ब्रैकेट में लिखना 14.5 से 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के औसत तापमान में हुई वृद्धि को, पृथ्वी के औसत तापमान, वहां पर तो लिखना आपको 14.5 से 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के औसत तापमान में हुई वृद्धि को, तो ब्रैकेट में लिखना 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस। कितनी वृद्धि हुई? आधा डिग्री सेल्सियस से 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस, 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस तक की पृथ्वी के औसत तापमान में हुई वृद्धि को वैश्विक तापन कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। पृथ्वी के औसत तापमान में हुई वृद्धि को वैश्विक तापन कहा जाता है या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के बाद, ग्लोबल वार्मिंग के बाद पृथ्वी का औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान 15.5 से 16 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है। 15.5 से 16 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है। 15.5 से 16 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है। तापमान की इस वृद्धि के लिए, तापमान की इस वृद्धि के लिए, तापमान की इस वृद्धि के लिए औद्योगिकीकरण को उत्तरदायी माना जाता है। तापमान की इस वृद्धि के लिए औद्योगिकीकरण को उत्तरदायी माना जाता है। तापमान की इस वृद्धि के लिए औद्योगिकीकरण को उत्तरदायी माना जाता है। तापमान की इस वृद्धि के लिए किसको माना जाता है? औद्योगिकरण के कारण ही हमने इन गैसों की मात्रा को बढ़ा दिया है, इसलिए औद्योगिकरण को इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। लिखो, लिखो, वर्ष 2013 से पहले, वर्ष 2013 से पहले, वर्ष 2013 से पहले यूएसए, वर्ष 2013 से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वर्ष 2013 से पहले यूएसए इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी देश था, जबकि 2013 के बाद में, जबकि 2013 के बाद में चीन को इसके लिए उत्तरदायी माना जा रहा है। चीन को इसके लिए उत्तरदायी माना जा रहा है। चीन को इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी माना जा रहा है। रूस लिखना जरूर। लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, वर्तमान में इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वर्तमान में इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न देशों का योगदान सर्वाधिक है। वर्तमान में इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न देशों का योगदान सर्वाधिक है।
वर्तमान में इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न देशों का योगदान सर्वाधिक है। नंबर 1 चीन, इसका योगदान 29% है। चाइना, इसका योगदान 29, यूएसए, इसका योगदान 18%। भारत दुनिया का तीसरा उत्तरदायी देश है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत ग्लोबल वार्मिंग के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्तरदायी देश है। भारत ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी देशों में तीसरा सबसे बड़ा देश है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न गैसों को अधिक उत्तरदायी माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न गैसों को अधिक उत्तरदायी माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न गैसों को अधिक उत्तरदायी माना जाता है। अधिक उत्तरदायी माना जाता है। निम्न गैसों को अधिक उत्तरदायी। कार्बन डाइऑक्साइड पहले अपन ने लिखा ना 68%, जिसके अंदर लिखा था 68%। तो ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान दो प्रकार से है। एक तो जो जीवाश्म ईंधन है, जिस जीवाश्म ईंधन से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उसमें 65% ग्लोबल वार्मिंग में योगदान इसका है। 11% इसका योगदान दूसरे एंगल में है। अपन ने निर्वनीकरण कर दिया। निर्वनीकरण में क्या था कि जो पेड़ पौधे हैं हमने काट दिए। पेड़ पौधे क्या करते थे? वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते थे। पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। हमने उनको काट दिया तो वायुमंडल के अंदर निर्वनीकरण के अंदर जो 11% कार्बन डाइऑक्साइड उनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती, अब वो भी अवशोषित नहीं की जा रही है। वो भी किस में चली जा रही है? वायुमंडल में चली जा रही है। तो 11 तो है निर्वनीकरण के कारण, और 65% है इसका जीवाश्म ईंधन के कारण। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, अपन ने पहले लिखा 68%, अब कितनी हो गई? 76%। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमने क्या कर दिया? रेशियो बढ़ा दिया। 68 से लेकर हम कहां ले गए थे? 76। और इस 76 के लिए हमारे दो मेन रीजन थे। एक तो जीवाश्म हम फ्यूल जो जलाते हैं, और दूसरा हमने जो पेड़ पौधे काट रखे हैं। फिर इसके अंदर 16% लगभग है मीथेन जिम्मेदार, और इसके अंदर 6% है वो है नाइट्रस ऑक्साइड जिम्मेदार। बाकी बचे हुए जितने भी ये फ्लोराइड है, ये सिर्फ 2% इसके लिए जिम्मेदार है। जितने भी फ्लोराइड है ये 2% ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सबसे जो घातक है वो ये है 2%। वायुमंडल के अंदर अगर एक बार भी इस फ्लोराइड के कण चले जाते हैं तो वो कई सालों तक बरकरार रहते हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो क्या होती है? ऊपर नीचे होती है, लेकिन इनके कण अगर एक बार वायुमंडल के अंदर चले गए तो वो कई वर्षों तक उसको अपने आप को स्थिर रखते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बनाए रखते हैं। इसमें इनका लिख लो ना, आगे इसके परसेंटेज लिख लो। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कैसे? नंबर 1 लिखना कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर लिखना 65% तो ये मिलती है जीवाश्म ईंधन से। कौन सा जीवाश्म ईंधन? कोयला है, पेट्रोल है, इस वाले भाग से। और 11% ये हमारे निर्वनीकरण से मिलने लग गई। डिफोरेस्टेशन जो हमने कर दिया है उसकी वजह से ये 11%। कार्बन डाइऑक्साइड इसके आगे लिखना 65% किससे? जीवाश्म ईंधन से।
कौन सा जीवाश्म ईंधन? कोयला प्लस खनिज तेल प्लस प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, इन तीनों से हम 65% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ये वायुमंडल में जारी है। 11% जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अवशोषित कर लेते थे, हमने इनको काट दिया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कहां चली गई? उसके साथ ऐड हो गई। तो वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के लिए लगभग 76% योगदान किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। दूसरे नंबर पर है मीथेन 16%, तीसरे नंबर पर है नाइट्रस ऑक्साइड जो जिसका योगदान है 6%। इनका योगदान तो 2% है, फिर भी सर्वाधिक जो घातक है ये 2% वाली गैसें मानी जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरो कार्बन्स, फिर है परफ्लोरोकार्बन्स, फिर है ट्राई नाइट्रो है ये नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, और जिसको नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, इसमें भी SF6 और NF6 नीचे नोट लगा के लिख लेंगे। SF6 व NF3 सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग करने वाली, वार्मिंग के लिए हानिकारक गैसें। मात्रा इनकी कम है, लेकिन जो सर्वाधिक हानिकारक है वो ये दो है, SF6 व NF3। SF6 व NF3। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, ये सर्वाधिक हानिकारक गैसें मानी जाती है। परसेंटेज इनका कम है, जिस दिन इनका परसेंटेज ज्यादा बढ़ गया उस दिन ये अत्यधिक घातक हो जाएगी। 65, 11, 16, 6%। और ये जितने भी फ्लोराइड की गैसें हैं ये 2% इसमें योगदान करती है, फिर भी ये 2% इसके अंदर घातक ज्यादा माना जाता। फिर लिखो ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2-3 घटनाओं के नाम लिखो, नीचे नोट लगा के लिखना SF6 व NF3 सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए हानिकारक गैसें मानी जाती है। नीचे लिखना ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली हानियां, ये ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव लिख लो। ग्लोबल वार्मिंग के लिए 2 सर्वाधिक हानिकारक गैसें हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। लिखो इसमें ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली हानियां या इसके प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले हानियां या इसके प्रभाव। फर्स्ट लिखो समुद्रों का जल तल बढ़ जाता है,
समुद्रों का या महासागरों का, हेडिंग लगाना है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। महासागरों का जल तल में बढ़ोतरी, इसके आगे एरो करके लिखना, महासागरों के जल तल में बढ़ोतरी, पहला इफेक्ट, ये पहला प्रभाव। महासागरों का जो वाटर लेवल है वो राइज हो जाएगा। इसमें लिखो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों का बर्फ पिघलने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लोबल वार्मिंग कारण ध्रुवीय क्षेत्रों का बर्फ पिघलने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों का बर्फ पिघलने लगता है, जिसके कारण समुद्रों के जल तल में वृद्धि होती है। समुद्रों के जल तल में वृद्धि होती है, जिसके कारण समुद्रों के जल तल में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप इसके तटीय भागों में स्थित औद्योगिक शहर जलमग्न हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप इसके तटीय भागों में स्थित औद्योगिक शहर जलमग्न हो जाते हैं। नंबर 2 लिखो ग्लेशियर। नंबर 2 में लिखा नदियों में बाढ़ आती है। नदियों के अंदर बाढ़ आती है। नदियों के अंदर बाढ़ आती है, एरो करके लिखो। हिमनदों के पिघलने से, हिमनदों या ग्लेशियर के पिघलने से प्रारंभ में नदियों में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। प्रारंभ में नदियों में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण संबंधित क्षेत्रों में बाढ़ आती है। जिसके कारण संबंधित क्षेत्रों में बाढ़ आती है। और हिमनद के पूरा पिघलने पर या समाप्त होने पर नदियां सूख जाती है। इसी लाइन को, और हिमनद के या ग्लेशियर के पूरा पिघलने पर नदियां सूख जाती है, इसी लाइन को आगे लिखना। ग्लेशियर मेल्ट होने लगता है तब नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाती तो बाढ़ आती है, और ग्लेशियर मेल्ट होते होते पूरा समाप्त हो जाता है तब नदियां क्या हो जाती है, सूख जाती है। नदियां सूख जाती है। नदियां सूख जाती है। तीसरा लिखो इसके अंदर, कृषि उत्पाद में कमी आती है। कृषि उत्पाद में कमी आती है।
कृषि उत्पाद में कमी आती है, कृषि उत्पाद में कमी आती है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, मौसमी घटनाएं अधिक प्रबल होती है। ये पॉइंट है, कृषि उत्पाद में कमी आना एक पॉइंट है। फिर लिखो, मौसमी घटनाओं में वृद्धि हो जाती है, मौसमी घटनाओं में वृद्धि होती है। आगे लिखना, चक्रवातों की अधिकता होती है, साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। मौसमी घटनाओं में वृद्धि होती है, उसके आगे लिखना, चक्रवातों में वृद्धि होती है। आज से 10 साल पहले इतने चक्रवात नहीं थे जो अब आने लगे हैं। मौसमी घटनाओं में वृद्धि, इसका बड़ा कारण लिख लेना, चक्रवातों की संख्या का अधिक होना, चक्रवातों की संख्या में वृद्धि होना, चक्रवातों की संख्या में वृद्धि होना। इसके 2-3 रीजन और थे, मुझे याद नहीं आ रहे हैं, इस स्लाइड में कहीं वो है नहीं। इसके थोड़ी सी जगह छोड़ दो, 1-2 रीजन और है, वो कल अपन और लिखते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, ओजोन परत क्षरण। तीसरा पॉइंट, ओजोन डिप्लीशन। थोड़ी सी जगह छोड़नी, 2-1 इसके कारण और है, उस स्लाइड में है नहीं। ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत डिप्लीशन। हाँ, आधा पेज छोड़ दो। छोड़ने में तो इतनी कंजूसी कर रहे हो जैसे सारे के सारे पेज आप काम लेते ही हो। हाँ, ये विषुवतरीय क्षेत्र, इधर वाले दोनों भाग ध्रुवीय क्षेत्र। पहले तो ओजोन परत है कहां पर, बनती कैसे है, फिर इसका क्षरण देखेंगे। यहां पर ये वाला भाग, 2 अपने वायुमंडल की परतें बनाई, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। हाँ, जो आपके बचा हुआ आधा पेज वही छोड़ना। हाँ, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। 2-3 रीजन और है, वो स्लाइड में देखा है नहीं तो वो लिखना है, तो जो बचा हुआ है वो छोड़ दो, आधा पेज, या किसी के पास आधे से कम है तो। ओजोन परत क्षरण, पहले ओजोन परत है कहां पर, काम क्या करती है, ओजोन बनती कैसे है, ओजोन की सर्वाधिक सघनता कहां पर है, इन लाइनों को थोड़ा देख लो। देखो, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है वो 3 प्रकार की होती है, ए, बी और सी। सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसमें 3 प्रकार की रेज होती है। जो पहली रेज है ये अत्यधिक घातक नहीं होती है और ये पृथ्वी वाले भाग पर आती है, जिससे हमें विटामिन डी मिलता है। जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है उसमें 3 प्रकार की रेज होती है। जो रेज ए कैटेगरी की है वो पृथ्वी की सतह तक आती है और उससे हमें विटामिन ए मिलता है, इसको ओजोन परत रोकती नहीं है। फिर इसके बाद में बी है, ये हानिकारक है, इसको ओजोन परत रोकने का प्रयास करती है। जहां पर भी ओजोन परत की मोटाई कम होती है वहां से ये निकलकर धरती पर आती है। तो अपन आगे पढ़ेंगे, इस ओजोन परत के अंदर छेद हो गया, जहां छेद हुआ वहां बी आती है। सी किसी भी कीमत पर धरातलीय भाग पर नहीं आती है, अत्यधिक हानिकारक है। जिस भाग में भी सी
अभी तक पृथ्वी किसी भाग में नहीं। जिस भाग में भी सी अगर प्रवेश कर जाती है तो उसके भाग के अंदर जितने भी जीव है वो सारे समाप्त करती है। इसलिए सी कभी पृथ्वी की सतह तक नहीं आती है। सी कहां रहती है? सी का काम ऊपर वाले भाग में है। यहां पर ऑक्सीजन के अणुओं को ब्रेक करना, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट सी प्रकार की रेज है, ये ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ती है। कहां पर तोड़ती है? जहां पर ऑक्सीजन के अणु सिंगल मिलते हैं, अकेले मिलते हैं। लाइन को ध्यान रखना, 50 किलोमीटर से ऊपर वाले भाग में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, 50 से लेकर 60 और 70 के ऊपर वाले भाग में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। वायुमंडल में गैसों की ऊंचाई कैसे? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है 32 किलोमीटर ऊंचाई तक, CO2, जबकि ऑक्सीजन इससे डबल ऊंचाई 64 किलोमीटर तक मिलती है। और नाइट्रोजन यहां से 128 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन का ऊपर वाला भाग जो 60 किलोमीटर से ऊपर वाला भाग है, जहां पर ऑक्सीजन के अणुओं की विरलता है, ग्रुप में नहीं है, सिंगल सिंगल घूम रहे, इस वाले भाग के अंदर ऑक्सीजन अणुओं को जो अल्ट्रावायलेट सी है, ये क्या करती है? यहां से ब्रेक करती है, तोड़ती है, दो नवजात ऑक्सीजन के अणु बनाती है, एक इधर वाले भाग में, एक इधर वाले भाग में। जैसे ही नवजात ऑक्सीजन के अणु बनते हैं, ये अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, और ये भागते हैं यहां से क्रियाशील होकर नीचे, नीचे वाले भाग में खूब सारे ऑक्सीजन के अणु है। तो जैसे ही ये नवजात ऑक्सीजन अणु आकर इसे ऑक्सीजन के अणु से मिलता है, तब किसका निर्माण होता है? ओजोन का। तो यहां पर 3-4 लेयर बनेगी। ओजोन के निर्माण की पृष्ठभूमि कहां तैयार होती है? ओजोन का निर्माण कहां पर होता है? ओजोन में सर्वाधिक मिश्रण कहां पर है? ओजोन की सर्वाधिक सघनता कहां पर है? पहले ओजोन वाले भाग को अच्छे से समझो, फिर इसके अंदर आगे वाला भाग देखेंगे। तो ओजोन का निर्माण कैसे होता है? लगभग 50 किलोमीटर से ऊपर वाले भाग में जो ऑक्सीजन के अणु है, ये सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से टूटते हैं, टूटकर दो नवजात ऑक्सीजन बनते हैं। ये नवजात ऑक्सीजन नीचे आकर दूसरे किसी ऑक्सीजन अणु से मिलते हैं, और जैसे ही मिलते हैं वो बनाते हैं ओजोन गैस। यहां वाले भाग में जो ऑक्सीजन अणु थे, ये अल्ट्रावायलेट सी से टूटते हैं दो भागों में। ये सी वाली इन ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ती है, तोड़कर इसको नवजात ऑक्सीजन करके नीचे भेजती है, और नीचे वाले भाग में ये किसी भी ऑक्सीजन अणु से मिलकर क्या बनाते हैं? ओजोन बनाते हैं। तो 50 से नीचे वाले भाग में ओजोन का निर्माण होता है, 50 से ऊपर वाले भाग में ऑक्सीजन अणु में ब्रेकअप होता है, उससे नीचे वाले भाग के अंदर ओजोन का निर्माण होता जाएगा। जितने भी नवजात ऑक्सीजन आएंगे, ये सारे ओजोन का निर्माण करेंगे। तो जैसे जैसे ओजोन निर्मित होती जाएगी, ओजोन के कण नीचे की ओर आते जाएंगे, ओजोन के कण नीचे तरफ आते जाएंगे, और कहां पर? तो 20 से लेकर 25 किलोमीटर ऊंचाई वाले भाग में, 20 से लेकर 25 किलोमीटर ऊंचाई वाले भाग में जिन जिन ओजोन का निर्माण हुआ, वो आकर यहां पर क्या करते हैं? जमा हो जाते हैं। यहां पर O3, यहां पर O3, ऊपर वाले भाग में O3 बना, वो नीचे आकर कहां जमा हो गया? 20 से 25 किलोमीटर ऊंचाई वाले भाग में आकर यहां पर इसका जमाव हो गया। इसलिए ओजोन का सर्वाधिक सांद्रता कहां पर है, या ओजोन की सर्वाधिक सघनता कहां पर है? जिसको हम ओजोन परत कहते हैं, वो कहां पर मिलती है? 20 से 25 किलोमीटर ऊंचाई वाले भाग। यहां पर इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, 25 से ऊपर वाला भाग 35 किलोमीटर तक। इस वाले भाग में ओजोन और ऑक्सीजन के अंदर मिश्रण सर्वाधिक है, ओजोन नीचे आ रही है और ऑक्सीजन यहां से। तो 25 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच वाला भाग है, यहां पर ओजोन में मिश्रण सर्वाधिक है। 20 से 25 वाले में ओजोन की सघनता सर्वाधिक है, और 35 से 50 के बीच में ओजोन का निर्माण सर्वाधिक है। सघनता सर्वाधिक इसमें, मिश्रण सर्वाधिक इसमें, सघनता सर्वाधिक, ये निर्माण सर्वाधिक इसके अंदर। और निर्माण की पृष्ठभूमि कहां तैयार होती है? 50 से, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन अणुओं को अल्ट्रावायलेट सी तोड़ती है, तोड़कर दो भागों में, फिर ये नीचे आकर इस प्रकार से जमा।
अब लाइन को ध्यान रखना कि इससे नीचे वाले भाग में ओजोन का निर्माण क्यों नहीं होता है, या 60 से ऊपर वाले भाग में ओजोन का निर्माण क्यों नहीं होता। बीच वाला भाग तो सारा ओजोन के निर्माण के लिए है, तो 60 से या 20 से नीचे वाले भाग में ओजोन का निर्माण क्यों नहीं होता है। यहां ऑक्सीजन अणु तो है, लेकिन यहां पर अल्ट्रावायलेट सी नहीं आती है, तो इनको तोड़े कौन। जब तक ये टूटेंगे नहीं, जब तक इसे नवजात ऑक्सीजन नहीं बनेगा, तब तक ये किसी दूसरे ओजोन के साथ मिलेंगे नहीं। तो 20 से नीचे वाले में ऑक्सीजन का ओजोन का निर्माण नहीं होगा, कारण यहां पर अल्ट्रावायलेट सी नहीं आ रही है। 60 से ऊपर वाले भाग में ओजोन का निर्माण नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहां ऑक्सीजन के अणु खुद कम है, वहां पर ऑक्सीजन का अणु खुद कम है, सिंगल है, वो टूटे जा रहे हैं, तो वहां पर नवजात बनकर वो सीधा ही नीचे आ जाता है, तो ऊपर वाले भाग में ओजोन का निर्माण नहीं। तो 60 से ऊपर ओजोन का निर्माण किस लिए नहीं, ऑक्सीजन की कमी। 20 से नीचे ओजोन का निर्माण किस लिए नहीं, अल्ट्रावायलेट सी नहीं। तो इसके बीच वाले भाग के अंदर सर्वाधिक मात्रा में, अच्छा टाइम हो गई हूं, चलो।